हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। 23 जुलाई की आज करंट अफेयर हम देखने वाले हैं और इस तरह के जो भी करंट अफेयर हैं आपको अगर चाहिए तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप सारे करंट अफेयर देख सकते हैं। और इनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है पीडीएफ, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, अटल इनोवेशन मिशन एंड डैश साइन अ लेटर ऑफ इंटेंट टूवर्ड्स बिल्डिंग ज्वाइंट इनोवेशन प्रोग्राम्स इन ग्लोबल साउथ। मतलब कि जो ग्लोबल साउथ की तरफ के जो भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए अटल इनोवेशन मिशन, इसको शॉर्ट में AIM के नाम से जानते हैं। एक और इसका आपने नाम सुना होगा अटल टिंकरिंग लैब, इसी के द्वारा जो कि संचालित होती है स्कूलों में, तो वो उसी के तहत प्रोग्राम के तहत आता है। तो किसके साथ उन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट या कह सकते हैं ज्वाइंट लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, ताकि जो इनोवेशंस के प्रोग्राम हैं इस तरह के जो ग्लोबल साउथ के देश हैं जो भारत की ही लगभग ट्रेजेक्टरी पे हैं उनमें भी हो सके। तो ये है WIPO, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये WIPO का मतलब क्या है? तो WIPO का मतलब होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो भी है उसको एक्सेस करना, पेटेंट वगैरह, कॉपीराइट, वो सब जो चीज़ें होती हैं इसका ही काम होता है। ये UN की एक संस्था है जो कि पूरे वर्ल्ड भर में काम करती है, तो उसके साथ इन्होंने ये एक ज्वाइंट लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। WIPO देखिए लिखा है इज़ द नोडल इंस्टीट्यूशन दैट रिलीज द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII, जिसका नाम आपने सुना होगा, इंडेक्स में आता है। और इसमें 2023 की जो रिपोर्ट थी उसमें बताया गया था कि इसमें भारत को 40th पोजीशन मिली है आउट ऑफ 132 इकोनॉमी। तो भारत की जो GII में रैंकिंग है धीरे धीरे करके बढ़ रही, मतलब हमारे यहाँ से जो पेटेंट हैं या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर जो भी चीज़ें हैं, पेपर्स वगैरह हुए, वो ज़्यादा फाइल हो रहे हैं। अगर हम बात करें अटल इनोवेशन मिशन की, तो एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा, टू क्रिएट कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस इंडिया। मतलब एक तरह का ये समझिए कि ये ऐसा प्रोग्राम है जिससे जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं उनको हेल्प किया जाता है कि आगे वो आ सके, नए इनोवेशंस वगैरह हो सके, उसके लिए हेल्प करता है। अगर हम WIPO के हेडक्वार्टर की बात करें, क्योंकि UN रिलेटेड जो भी एजेंसीज़ हैं उनका हेडक्वार्टर पूछा ही जाता है, तो ये जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और WIPO के हेड कौन है? डेरेन टैंग, जो कि भी कुछ समय पहले ही भारत का दौरा कर चुके हैं। तो उसी से लग रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, जो कि अब ये ज्वाइंट लेटर ऑफ इंटेंट के रूप में सामने आया है। अगला सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूज़ ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंसेंटिव्स टू डिस्कॉम्स अंडर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम? आपको पता होगा कि ये जो हमारा बजट था, इसमें बजट तो खैर जो है 23 जुलाई को भी आ रहा है पूरी तरीके से। इससे पहले जो बजट आया था उसमें PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये लॉन्च करी गई थी। तो इसी के तहत जो इंसेंटिव होगा डिस्कॉम्स को, डिस्कॉम्स का मतलब जो पावर वाली कंपनीज़ हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो उनको कैसा इंसेंटिव दिया जाएगा उसको लेकर के पूरी गाइडलाइंस है। कितना इंप्लीमेंट करेंगे रूफ टॉप इंस्टॉलेशन का तो बिजली मिलेगी। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस योजना का? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज नंबर ऑफ सोलर पावर प्लांट, नहीं, सोलर पावर प्लांट के लिए नहीं है। टू इंक्रीज द शेयर ऑफ सोलर रूफटॉप कैपेसिटी, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, कि हर एक घर पे सोलर रूफटॉप जो हो उपस्थित हो, इंस्टॉल हो सके, ताकि लोगों को मुफ्त बिजली का मतलब यही है ना कि सूर्य से आने वाली जो बिजली है वो सोलर पैनल के थ्रू लोगों के घरों पे आ सके, और फिर जो बचा हुआ जो डिमांड है वही जो मेन कन्वेंशनल जो हमारा सोर्स है बिजली का उससे पूरा हो। मतलब ऐसे समझिए कि आपके घर पे अगर दिन भर में 10 यूनिट का इस्तेमाल होता है, तो अगर आप उसमें से 6 या 7 यूनिट निकाल लेते हैं अपने केवल सोलर एनर्जी से ही, तो बाकी का बचा 3 यूनिट ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, केवल उसी के पैसे आपके लेंगे। या फिर अगर आपके यहाँ जो सोलर रूफटॉप लगा है, आपके यहाँ 10 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है और आप 15 यूनिट वहाँ पे प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, तो 10 यूनिट तो आप यूज करेंगे, बाकी का बचा जो 5 यूनिट है वो ग्रिड में चला जाएगा। और इसमें इस तरह के मीटर्स वगैरह लगते हैं कि जिससे आपको लाभ मिलेगा और आपको इंसेंटिव मिलेगा या फिर मोनेटाइजेशन आपको प्राप्त होगा। तो ये पूरी स्कीम चलती है, इसको लेकर के चल रहा है। और एक चीज़ और मैंने आपको बता रखी है कि भारत का लक्ष्य है 2026 तक 40 गीगावाट सोलर रूफटॉप कैपेसिटी इंस्टॉलेशन का। तो ये भी एक लक्ष्य है। इसको लेकर के टाटा का एक CSR प्रोग्राम भी हुआ है, चल रहा है उत्तर प्रदेश में, वाराणसी से स्टार्ट है, घर घर सोलर ऐसे करके प्रोग्राम है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, इंडियाज़ रियल GDP इज़ प्रोजेक्टेड टू ग्रो बिटवीन डैश इन 24-25, कि 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे आया है 22 जुलाई को,
और इसमें बताया गया कि भारत की जो रियल जीडीपी है 2024-25 में वो कितना करेगी ग्रो। तो इसका जो अनुमान लगाया गया है वो है 6.5 से 7%। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि रेंज रखी गई है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं, अनुमान है इसलिए रेंज में रखा गया है, 6.5 से 7% के करीब ये रहेगा। अगला सवाल इसी से है। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के ना बहुत तरह के सवाल बन सकते हैं, तो इनकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। 2-4 सवाल तो मैं आपको यहाँ करवाता हूँ, बाकी एक अलग से वीडियो मैं आपको बना के दूंगा इकोनॉमिक सर्वे की, और बजट आ जाएगा तो उसके ऊपर भी। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 23-24, फिस्कल डेफिसिट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट डाउन फ्रॉम 6.4% ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल 2023 टू -% इन फाइनेंशियल ईयर 24। कि जो फिस्कल डेफिसिट है, जो जिसको कहा जाता है राजकोषीय घाटा, वो 2023-24 में 6.4% पे था, लेकिन अब वो घट करके कितना हो गया है, तो अब ये हो गया है 5.6%। बी वाला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। ध्यान रखिएगा 2024, ये अच्छी बात है, मतलब हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो कम हो रहा है, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 23-24, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब जीएनपीए, ये कितना % घट गया है मार्च 2024 के बाद। इसको तो मैंने करंट अफेयर में भी आपको बताया था, ये न्यूज़ आई थी मेरे ख्याल से जून में आई थी। तो ये जो जीएनपीए है ये घट करके अब 2.8% पे आ चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 12 सालों के बाद ऐसा हुआ है कि जो जीएनपीए है वो इतना कम है। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, एज पर द लेटेस्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 2021, इन विच स्टेट फॉरेस्ट कवर इज हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो कौन से स्टेट में जो फॉरेस्ट कवर है हाईएस्ट है, ये बताना है इस रिपोर्ट के अनुसार। ये जो IFSR की रिपोर्ट है ये हर 2 साल में पब्लिश करी जाती है। 2023 के अभी तक नहीं आई, हो सकता है कंपाइल हो रही हो, तो ये हर 2 साल में आती है। 2021 का भी लेटेस्ट आंकड़ा है। तो इस आंकड़े के अनुसार जो फॉरेस्ट कवर है एरिया के हिसाब से स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज़्यादा है, सी वाला ऑप्शन इसका सही है, अरुणाचल प्रदेश। सी वाला ऑप्शन सही। कितना है, 66,000 प्लस किलोमीटर का जो कवरेज एरिया है फॉरेस्ट से ढका हुआ है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज़ हैंडेड ओवर हाइड्रोजन फ्यूल। अब ये याद रखिए, हाइड्रोजन से रिलेटेड जो भी आती है न्यूज, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड सब इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है वो किसको हैंड ओवर करी है फॉर रनिंग एंड ट्रायल पर्पसेज। तो ये IOCL की एक MOU साइन हुआ था किसके साथ, इंडियन नेवी के साथ। तो उसके MOU के हिसाब से जो पहली बस है हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली, वो ट्रांसफ़र करी गई या हैंड ओवर करी गई इंडियन नेवी को। वो ट्रायल करेंगे, इसका रनिंग उसकी देखेंगे, और जो भी अगर कुछ कमियां होंगी तो वो उसको रिपोर्ट करेंगे। कुछ नहीं होगा तो आगे और ऑर्डर देंगे। अब इससे होगा क्या कि जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी है वो कम होगी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल का प्रयोग होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बस है, ये पूरा हैंड ओवर सेरेमनी है। जो हाइड्रोजन पावर्ड बस है ये 22 जुलाई को जो अनवील करी गई है, इट रिप्रेजेंट्स द कलेक्टिव एफर्ट बाय IOCL एंड इंडियन नेवी टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, इंप्रूव एयर क्वालिटी एंड अचीव द नेशनल इन्वायरमेंटल गोल। तो उसी के तहत सारे काम हो रहे हैं। और ये जो सब MOU वगैरह है हाइड्रोजन के ऊपर कब स्टार्ट हुआ था, जब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है इसको लॉन्च किया गया, जिसके बाद बहुत सारे जो फैसिलिटीज़ हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लगने लगे, तो उसी के तहत ये हुआ। ये 2023 में लॉन्च किया गया था ये मिशन। 19,744 करोड़ रुपए का इसका बजट रखा गया था। हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो होते हैं नॉर्मल जो हमारी EV वाली गाड़ियाँ होती हैं उनसे ज़्यादा बेटर आप कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जो EV होती है उसमें सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसकी एक चीज़ ये है कि उसमें आपको वेट करना पड़ता है। मतलब अगर आपकी गाड़ी डिस्चार्ज हो गई है तो आपको कम से कम 1 घंटे का वेट करना पड़ेगा, आधे घंटे का वेट करना पड़ेगा, तब वो आगे चलेगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में ना क्या होता है कि सिलेंडर्स लगे होते हैं, जैसे CNG वगैरह वाले सिलेंडर्स होते हैं, वैसे इसमें सिलेंडर्स होते हैं जिसमें आप ग्रीन हाइड्रोजन को फिल करते हैं और फिर ये काम करते हैं, बैटरी से कनेक्ट रहते हैं, फिर वो सारा जो प्रोसेस होता है वो चलता है। तो जो मेन एनर्जी सोर्स है वो यहाँ से मिलता है इनको, इस हाइड्रोजन सेल से या फिर इस हाइड्रोजन से। तो ऐसे ये काम करता है। तो आपके जब भी ऐसा ख़त्म हो तो आप केवल हाइड्रोजन जैसे गैस फिल करवाते हैं वैसे फिल करवाइए, आगे बढ़िए। अगला सवाल है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रिलीज बीटा वर्जन ऑफ डैश फॉर पब्लिक कमेंट्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन। तो ये बीटा वर्जन रिलीज़ किया गया है। जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसका बीटा वर्जन का मतलब ये होता है कि ऑफिशियली वो लॉन्च नहीं हुआ है। बीटा वर्जन का मतलब होता है कि उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं और उन्हीं कमियों को सुधारने के लिए बीटा वर्जन लॉन्च किया जाता है। पूरी तरीके से वो परफेक्ट नहीं होता है, और जब वो परफेक्ट होगा तो उसका जो फाइनल वर्जन है वो आता है। तो बीटा वर्जन रिलीज़ किया गया है, ये है किसका, डिजीपिन का। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट
करेक्ट है। ये डिजिपिन क्या है और इसको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने रिलीज़ किया है। तो डिजिपिन का यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका मतलब है डिजिटल पिन, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये किसके साथ काम कर रहा है डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कोलैबोरेट कर रहा है आईआईटी हैदराबाद के साथ में फॉर डेवलपिंग नेशनल एड्रेसिंग ग्रिड नेम्ड एज डिजिटल पोस्ट इंडेक्स नंबर। पिन आप समझते हैं, जैसे कोई भी पिन है, जैसे 1110092, तो ये ईस्ट दिल्ली का आप कह सकते हैं पिन है। तो ये पिन से क्या पता चलता है कि अगर कोई लेटर भेजा जा रहा है तो आपको ये पता चलेगा कि दिल्ली में भी कहाँ, ईस्ट दिल्ली में इसको जाना है। तो ये पिन होता है जो कि काफ़ी समय से यूज हो रहा है। लेकिन अब आप ये समझिए कि जो हमारा देश है, पहले जो एरिया था या फिर जो जनसंख्या थी वो कम एरिया तक फैली रहती, तो ये सब चीज़ें आसान थी। लेकिन अब अगर 110092 पे आप जाएंगे तो एक बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। तो अगर उसमें आप कहें पिन केवल इतना लिख दें कि आपको यहाँ पे जाना है, तो आप ये तो समझ पाएंगे ईस्ट दिल्ली में, कि ईस्ट दिल्ली बहुत बड़ा है, बहुत सारे एरिया हैं, तो पिन पॉइंट करना बहुत कठिन काम होता है। इसीलिए अब ये डिजी पिन या डिजिटल पिन को क्रिएट किया जा रहा है। ये कैसे काम करेगा, तो जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि पूरे इंडिया को स्मॉल स्क्वायर्स के ग्रिड में, समझ लीजिए कि पूरा इंडिया का मैप है, उसको हमने ऐसे स्मॉल स्क्वायर्स के ग्रिड में ऐसे डिवाइड कर दिया है 4x4 मीटर्स के, ऐसे समझिए, और हर एक स्क्वायर का अपना एड्रेस दे दिया है। समझिए कि ऐसा समझिए कि ये ईस्ट दिल्ली इतना बड़ा है, हमने इस पूरे ईस्ट दिल्ली को ऐसे ग्रिड वाइज ऐसे कनेक्ट कर दी, मतलब ऐसे डिवाइड कर दिया है। अब ये पूरे ईस्ट दिल्ली का तो ये जो पिन है 110092 है, लेकिन उसके साथ साथ में हमने यहाँ पे क्या किया, जो ये ग्रिड सिस्टम है, हर एक ग्रिड का अपना एड्रेस है। तो अगर मैं ये आपको एग्जैक्टली बता दूं कि ये एड्रेस आपको यहाँ पे जाना है 482L23 और ऐसे करके LX21 ऐसे करके, कि आपको इस एड्रेस पे जाना है, तो ये एक खास केवल ग्रिड को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एक खास जो एरिया होगा केवल उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको पूरी ईस्ट दिल्ली में नहीं भटकना, केवल उसी एरिया में जाना पड़ेगा। तो ये होता है ग्रिड सिस्टम के तहत ऐसे एड्रेसिंग करी जा रही, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव होने वाला है, क्योंकि इससे जो एक्यूरेसी है वो बहुत बढ़ जाएगी। पिन पॉइंट ऐसा आप कह सकते हैं, पिन पॉइंट तो नहीं कहेंगे लेकिन आप कह सकते हैं कि ऐसा पिन पॉइंट एक्यूरेसी यहाँ पे बढ़ जाएगी पहले की तुलना में। ओके, तो ये जो डिजी पिन है ये 10 अंकों का यूनिक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होने वाला है। याद रखिएगा, ये यूनिक होगा पिन की तरह ही, जैसे ये 110092 कहीं और का कोड नहीं हो सकता है, वैसे ये डिजी पिन भी यूनिक कोड होगा और ये 10 अंकों का होगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, इसी तरह ये होगा भी कि 3 पहले अंक हैं, 3 बाद में अंक हैं, 4 बाद में अंक हैं, कहीं पे लेटर होगा, कहीं पे नंबर होगा। आप खुद से भी इसको देख सकते हैं जा करके, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा इसका लिंक। लिखा है दिस कोड एक्ट एज एन ऑफलाइन रेफरेंस फॉर द लोकेशन, मतलब ये नहीं कि आपको ऑनलाइन ही रहना पड़ेगा इसके लिए, ऑफलाइन रेफरेंस के लिए भी काम आएगा कि आप इस पते पे भेजेंगे तो इसी एरिया में वो डिलीवरी होगी। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, जैसा मैंने आपको बताया, सिंप्लीफाइड एड्रेसिंग हो जाएगी, मतलब बहुत करीब आप पहुंच पाएंगे, फास्टर डिलीवरी हो जाएगी। जब आपको पता ही रहेगा एग्जैक्टली आपको इसी एरिया में ही जाना है तो आपकी डिलीवरी फास्ट हो जाएगी। पब्लिक सर्विसेज जो है उनमें भी इन्हेंसमेंट होगी, लॉजिस्टिक्स भी बूस्ट होगा, जल्दी जल्दी ऑर्डर्स पहुंचेंगे आपके, और जियो स्पेशल जो गवर्नमेंट है उसको फ़ायदा करेगी। मतलब गवर्नमेंट के पास भी, जैसे पूरा ईस्ट दिल्ली है उसको लेकर के गवर्नमेंट को कुछ प्लान बनाना है, लेकिन वो है क्या कि गवर्नमेंट के पास वो जो डेटा है वो अच्छी तरीके से नहीं आ पा रही, किसी एक खास जगह के लिए प्लान बनाना है। तो अब गवर्नमेंट के पास अगर ऐसा एड्रेसिंग रहेगा कि अच्छा इसी एरिया के लिए प्लान बनाना है, तो बस बता पाएंगे ये ग्रिड वाले जो नेटवर्क वाले एरियाज़ हैं केवल इनके लिए ये प्लान लागू हो रहा है। और इस तरीके से जो प्लानिंग है और जो डेटा कलेक्शन का काम है दोनों बहुत अच्छा हो जाएगा गवर्नमेंट्स के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है डैश एंड टाटा टू डेब्यू इंडियाज़ फर्स्ट H125 हेलीकॉप्टर बाय 2026। तो ये पहला इंडिया का H125 हेलीकॉप्टर है जो कि 2026 तक बन के तैयार होगा, वो लॉन्च होने वाला है। तो टाटा के साथ बन रहा है और किसके साथ कोलैबोरेशन है, एयरबस। ए वाला ऑप्शन सही है, सारी प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर बनाने के क्षेत्र वाली कंपनियां हैं, तो इसमें एयरबस जो है वो टाटा के साथ कोलैबोरेट कर रही है। अगर हम H125 की बात करें तो ये एक हल्का जो हेलीकॉप्टर है उसमें आता है, हल्की कैटेगरी का हेलीकॉप्टर होता है। और शुरुआत के अगर सालों की बात करें तो 10 हेलीकॉप्टर पर ईयर बनाने का लक्ष्य है, जिसको आगे बढ़ा करके 50 पर ईयर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 125 जो हेलीकॉप्टर H125 ये अपनी परफॉर्मेंस, वर्सिटैलिटी और लो मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए जाना जाता है, और ये बहुत हाई एल्टीट्यूड और हॉट इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है। तो इसलिए भारत के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ये हेलीकॉप्टर होने वाला है। अगला सवाल है हु बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू विन फार्मूला 2 रेस एट हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। ये याद रखिए, F1 का नाम आपने सुना था, ये F2 है,
फार्मूला 2 रेस जीती है और ये जीतने वाले पहले इंडियन बने हैं कौन, तो ये हैं कुश मैनी। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत की ये 3 रेसर हैं, कुश मैनी, अतीका मीर और अतीका मीर यहाँ पे 2 बार लिखा है, एक और नाम मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। 3 नाम हैं जो कि जिन्होंने इस तरह की जो रेस हैं उसमें अपना नाम कमाया है, भारत का नाम रोशन किया है। तो ये फार्मूला 2 रेस क्या होती है इसको समझ लीजिए। तो फार्मूला 2 रेस जो है उसको FIA ही जो है ऑर्गेनाइज़ कराता है और 2017 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था फार्मूला 2 को। पर्पज़ क्या है कि जैसे ये समझिए, अगर मैं आप में से ज़्यादातर बच्चे क्रिकेट समझते होंगे, जैसे इंडिया की टीम है, इंटरनेशनल टीम जो होती है, उसमें सिलेक्शन के लिए आपको रणजी मैचेस खेलने पड़ते हैं। अगर आप रणजी मैचेस में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको सेलेक्ट किया जाएगा किसमें, इंटरनेशनल टीम के लिए। तो ऐसे ही फार्मूला 2 को समझिए कि फार्मूला 1 में अगर आपको आना है तो आपके लिए फार्मूला 2 रेस यहाँ पे रखी गई है कि फार्मूला 2 रेस अगर आप यहाँ पे जीतते हैं या फिर अच्छी परफॉर्मेंस रखते हैं तो आपका चांस है कि आप फार्मूला 1 वाली जो रेसिंग कंपनीज़ हैं उनमें अपनी जगह बना सकें। और एक तरह से ये कह सकते हैं कि FIA का ड्राइवर डेवलपमेंट प्रोग्राम ये है फार्मूला 2 रेस। ओके, क्योंकि फार्मूला 1 बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रेस होती है। लोगों को तो लगता है गाड़ियाँ भाग रही हैं, लेकिन ये गाड़ियाँ जो डेवलप होती हैं फार्मूला 1 वाली, उनके डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत इन्वेस्टमेंट होती है। एक छोटी सी छोटी चीज़ उसमें एकदम कस्टमाइज होती है ड्राइवर के हिसाब से। तो फार्मूला 1 बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। वहीं अगर बात करें फार्मूला 2 की, तो इसमें जो कार्स का इस्तेमाल होता है जो आपको सामने दिख रहा है, ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती हैं और ये समझ लीजिए एक ही सेम कैटेगरी की रहती हैं। तो इसमें जो रेस होती है, टोटल जो ड्राइवर की कैपेबिलिटी है, जो ड्राइवर के स्किल सेट हैं, उसके आधार पे जीती जाती है। वहीं फार्मूला 1 में ड्राइवर के स्किल और कैपेबिलिटी तो है, साथ साथ में जो आपकी कार है उसकी कैपेबिलिटी के आधार पे भी रेस जीती जाती है। हाँ, जो तीसरा नाम मैं कह रहा था वो क्या होना है, अक्षय बोरा। तो अक्षय बोरा ने सिक्योर किया है अपना मेडन इटालियन F4 विन, जैसे F1 F2 ऐसे F4 विन। तो ये जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। अतीका मीर ये बनी है पहली फीमेल ड्राइवर, इंडिया की नहीं, पहली फीमेल ड्राइवर टू विन एट रोटैक्स चैलेंज। तो ये भी जो है रेसिंग के क्षेत्र से ही है। तो ये तीनों नाम ही इंपॉर्टेंट है। ओके, याद रखिएगा, ये एक ऐसी न्यूज़ है जो आपसे पूछी जा सकती है। अगला सवाल है, मनोलो मार्केज वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन डैश टीम। कि मनोलो मार्केज को कौन से खेल से संबंधित टीम का नया हेड कोच बनाया गया है। तो ये हैं मेंस फुटबॉल के। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। पहले के समय में तो केवल फुटबॉल बोल देने से ही काम चलता था, लेकिन अब हर एक खेल में मेंस और वुमेंस की अलग अलग टीमें हैं। इसलिए ये याद रखिएगा, कोई हेड कोच बन रहा है तो वो उस खेल से, जैसे फुटबॉल का, और कौन सी कैटेगरी से, मैन या वुमेन का। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, नेशनल फ्लैग डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। तो इसे 22 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इंडिया की, उसने जो हमारा ट्राई कलर है उसको नेशनल फ्लैग के तौर पे, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसको अडॉप्ट किया था कि अब ये हमारा नेशनल फ्लैग होगा। और आपको पता होगा कि नेशनल फ्लैग जो ये है, ये पहला और फाइनल फ्लैग, फाइनल तो कह सकते हैं लेकिन पहला फ्लैग नहीं था। इससे पहले बहुत सारे तरह के फ्लैग आ चुके हैं थे। आज़ादी की जब लड़ाई चल रही थी, कई तरह के फ्लैग थे। एक तो फ्लैग ऐसा था जो सब कुछ ऐसा दिखता था, बीच में उसमें चरखा बना हुआ रहता था। तो ये जो फ्लैग है इसको फाइनल किया गया हमारे नेशनल फ्लैग के तौर पे 22 जुलाई 1947 को। इसमें आप देख सकते हैं कि जो 3 कलर का होता है, ऊपर ये केसरिया रंग होता है, बीच में वाइट होता है और सबसे नीचे ग्रीन कलर होता है, और बीच में क्या होती हैं, ऐसे ये व्हील का आकार होता है और इसमें 24 तीलियाँ होती हैं जो कि ब्लू कलर का ये होता है। ये कहाँ से लिया गया है, तो जो सारनाथ का, अशोक का जो पिलर था सारनाथ का, तो उसमें जो लॉइन के नीचे जो ये व्हील बने हुए थे जो कि समय चक्र को ऐसा दिखाते हैं, तो उससे ये लिया गया था। तो ये व्हील वो आती है। और जो हमारा नेशनल फ्लैग है इसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 2:3 का रेशियो होता है। मतलब 2 हमारी चौड़ाई, 3 हमारी लंबाई, 2:3 के रेशियो में आता है। एक सवाल मैं आपसे इसमें पूछता हूँ कि वो पहला भारतीय कौन है, फर्स्ट इंडियन, जिसने नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था, मतलब फहराया था। तो वो आपको अगर पता है तो आप बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। अगला सवाल हम लेते हैं। लिखा हुआ डैश अनाउंस्ड अ क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड CFAF। तो ये कौन सा देश है जिसने CFAF फंड को अनाउंस किया है COP29 में टू सपोर्ट ग्रीन प्रोजेक्ट्स। तो ये है अजरबैजान। बी और ऑप्शन इसका करेक्ट है।
तो अजरबैजान इस बार होस्ट कर रहा है कोप 29 को, अभी हुई नहीं है, नवंबर में होगी ये। तो कोप 29 के लिए ही CFAF फंड को यहाँ पे लाया गया है ताकि जो देश हैं वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकें और फॉसिल फ्यूल से अपना ट्रांजिशन कर सकें। CFAF की बात करें तो ये किससे रेज होगा इसका पैसा, तो ये फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज़ हैं उनसे और जो कंपनीज़ हैं उनसे ये जो फंड है वो रेज किया जाएगा। और ये हेल्प करेगा मेंबर नेशंस को टू कीप द रीच ऑफ 1.5 डिग्री टेम्परेचर टारगेट। मतलब ये टारगेट रखा गया है कि जो टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि अगर इतना बढ़ गया, इसी बार देखिए कितनी गर्मी पड़ रही है और कितना ज़्यादा मौसम में वेरिएशन है, तो अगर ये 1.5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो समझिए कि बहुत हालत ख़राब होने वाली है। कोप 29 अजरबैजान में कहाँ पे होस्ट होगा, तो ये होगा उसकी राजधानी बाकू में। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, किसने ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन, और वो ऐसा करने वाला 53वीं 53rd कंट्री बना है। तो ये है आइवरी कोस्ट, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आइवरी कोस्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक नेशन है जिसने 1992 का UN वाटर कन्वेंशन ज्वाइन किया है। जो 1992 का UN वाटर कन्वेंशन था, ये शुरुआत में तो केवल पैन यूरोपियन था, मतलब केवल यूरोप के देशों के लिए था, लेकिन 2016 में इसे UN के जितने सदस्य हैं उनके लिए ओपन किया गया। उसके बाद से 53rd कंट्री बना है। और अगर अफ्रीका की बात करें तो ये 10वीं कंट्री है। इसके बाद भाई कई सारे और भी देश हैं जो ज्वाइन होने की कैटेगरी में हैं। 3 देश और हैं, जिम्बाब्वे है और जाम्बिया है और एक है सियरा लियोन। ये 3 कंट्रीज़ हैं जो हो सकता है इनकी न्यूज़ आपको आगे आने में मिले कि ये भी ज्वाइन इन्होंने कर लिया है। इस कन्वेंशन का जो प्राइमरी पर्पज़ है क्या है, is to strengthen the local, national and regional measures to protect and ensure the ecologically sustainable use of transboundary surface water and ground water। तो मतलब जो ट्रांस बाउंड्री या फिर समझिए कि जो ऐसी नदियाँ या फिर ऐसा पानी जो सिर्फ एक ही देश का पार्ट नहीं है और जो पूरे ट्रांस बाउंड्री में बहता है कई सारे देशों को जोड़ते हुए, तो ऐसा जो सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है, उसको हम सस्टेन कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, उसके लिए पूरा कन्वेंशन काम करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, शॉर्ट में IREDA, इसने अनाउंस किया है इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹290 करोड़ इन 900 मेगावाट डैश पावर प्रोजेक्ट इन डैश। कि एक तो बताना है कौन सा पावर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है और कहाँ पर। तो इसका सही जवाब है पावर प्रोजेक्ट। आपको ये समझ में आएगा कि सोलर ही होगा, जो कि गलत है। इसका सही जवाब है कि ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो कि कहाँ पे हो रहा है, नेपाल में। तो ए वाला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट होता है। ओके, अगला सवाल 1 लाइनर है, देख लीजिए। इंडिया और भूटान की गवर्नमेंट ने 61 प्रोजेक्ट जिनकी कीमत 4,958 करोड़ रुपए है उसको अप्रूवल दिया हुआ है। और ये सारी बातें हुई संडे को इंडिया भूटान के डेवलपमेंट कोऑपरेशन टॉक में। तो ये भी याद रखिएगा कि 61 जो प्रोजेक्ट हैं वो साइन किए गए, अप्रूव हो चुके हैं, जो जिनकी कीमत 4,958 करोड़ रुपीज़ है। किसके बीच में, इंडिया और भूटान के बीच में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, तभी मुझे पता चलेगा और आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा मैं। बाकी जो वीडियोस हैं वो आपको जल्दी देखने को मिलेंगी। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।